नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में फिर प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मेरी कामना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एग्जाम जो है यूपी पुलिस का, जो कांस्टेबल का जो होने वाला है, उसकी डेट बहुत ही जल्दी फाइनल हो सकती है। और जहाँ तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो एग्जाम आपका फरवरी में ही हो जाएगा, तो समय बहुत कम बचा है। तो इसीलिए मैं आपके लिए बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स लेकर आया हूँ। इसमें कोई भी आपको इस लेक्चर में फालतू पॉइंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए बनने वाली है। तो आप प्लीज इसमें लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हर एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा। इसमें आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल क्रम वाइज और जहां से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली वही चीज मैं इसमें लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? मौर्योत्तर काल। इससे पहले हम मौर्य काल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मौर्य काल जब समाप्त हुआ, मौर्य का शासन जब समाप्त हुआ मगध पर, तो उसके बाद देखा क्या गया कि बहुत लंबे समय तक कोई भी बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं आया। कुछ छोटे छोटे साम्राज्य आए और कुछ क्या हुआ, विदेशी आक्रमण हुए मध्य एशिया की तरफ से। तो उन्होंने यहाँ पर आके अपने कुछ वंश बनाए, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मौर्य साम्राज्य का हमारा लास्ट जो शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और वहां से क्या हुआ था, जो हमारा प्रमुख राजवंश है मौर्योत्तर काल का, शुंग राजवंश, उसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कौन से हमारे शुंग राजवंश, कर्ण और सातवाहन राजवंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्या, कि जो मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण हुए यूनानियों के, कुषाणों के, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या, जो हमारा शुंग राजवंश है, जो मौर्य मौर्य साम्राज्य के तुरंत बाद आया था, जिसके क्या है, इसी के संस्थापक ने क्या किया था, बृहद्रथ की जो मौर्य शासक था हमारा आखिरी, उसकी हत्या कर दी थी। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने, देखिए इसमें जो चीज आपको मोस्टली याद रखनी है वो क्या है, कि जो भी इनके संस्थापक हैं, सबसे मेन चीज क्या है कि संस्थापक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनकी राजधानियां पूछ ली जाती हैं, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इन्होंने किए हैं, वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप वन बाय वन चीजें नोट करते हुए चलिएगा। तो क्या है, बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और किस राजवंश की नींव डाली? शुंग राजवंश की नींव डाली। शुंग वंश के बारे में हमको कहां से मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यिक साक्ष्यों दोनों से ही हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। शुंगों की राजधानी क्या थी? विदिशा को इन्होंने अपनी राजधानी बतला बनाया था। तो विदिशा क्या थी? इनकी राजधानी थी। अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और उन यज्ञों को करवाया किसने था? पतंजलि ने करवाया था। आप सभी जानते होंगे, पतंजलि का नाम सुना होगा। तो जो पतंजलि थे, वो किसके शासन काल में थे? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में थे। और इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किससे? पुष्यमित्र शुंग से। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा बरहूप स्पूत है, इसका निर्माण भी किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पतंजलि, मैंने आपको बतलाया कि इनके राजपुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि क्या थे? राजपुरोहित थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति था। तो इसमें मोटी मोटी अगर आप बात देखेंगे तो क्या हुआ, 3 या 4 पॉइंट बने। पहला, पुष्यमित्र शुंग क्या था? इसका संस्थापक था। उसने क्या किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसने करवाए थे? पतंजलि ने करवाए थे। बरहूप स्पूत जो है हमारा, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इसके बाद हमारा कौन सा आया? इसके बाद आया हमारा कण्व राजवंश। तो जो हमारा देवभूति था, ये कौन था? ये हमारा इसका शुंग वंश का क्या था? अंतिम राजा था। तो ये क्या था? ये बहुत ही विलासी राजा था। ठीक, विलासी आप सभी समझते हैं। तो ये अच्छा राजा नहीं था। तो क्या हुआ, इसी का जो एक अमात्य था वसुदेव, उसने क्या करा? उसने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, जिसको क्या कहा गया? कण्व वंश कहा गया। इसमें 4 ही राजा हुए। कौन कौन से? वसुदेव, भूमि मित्र, नारायण और सुशर्मा। 4 राजा हुए। कौन कौन से? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। उसके बाद क्या हुआ? 30 ईस्वी में क्या हुआ? आंध्र भृत्यों ने इस वंश को खत्म कर दिया। इस वंश के बारे में और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बस महत्वपूर्ण क्या है कि इसका
जो क्या नाम है संस्थापक था वो कौन था? वो था हमारा कौन? वासुदेव। इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? हर्षचरित से हमको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? आंध्रभृत्यों ने क्या किया? इस वंश को समाप्त कर दिया। आंध्रभृत कौन थे? इनको सातवाहन भी कहते हैं। बहुत ही ये महत्वपूर्ण है इसमें, सातवाहन राजवंश। तो सातवाहन राजवंश क्या है? मुख्यतः कहां पर था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का था। यहां पर ये फैला हुआ था। पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? आंध्रभृत्य कहा गया है। और अभिलेखों में इनको क्या कहा गया है? सातवाहन कहा गया है। तो सातवाहन ही हमारे क्या थे? आंध्रभृत्य थे। ठीक। पुराणों में इनको आंध्रभृत्य कहा है और अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा है। पुराणों के हिसाब से इनका जो संस्थापक था वो कौन था? सिमुक था, जिसको सिंधुक भी कहा गया है कुछ जगह पे। तो सिमुक क्या था? संस्थापक था। नोट कर लीजिए, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। जिसने क्या किया था? जो उनका आखिरी राजा था सुशर्मा, उसकी हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सातवाहनों की जो राजधानी थी वो क्या थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन जो थे उनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। और इनके जो महत्वपूर्ण या प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन थे? सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी तथा यज्ञ श्री सातकर्णी। ये इसके क्या थे? महत्वपूर्ण शासक थे। पश्चिम का स्वामी किसको कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। इनके पूरे जो काल था ये सातवाहन वंश का, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इन्होंने क्या करवाया है, कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं जो एग्जाम में आती हैं। क्या क्या? कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण भी किन्होंने करवाया? सातवाहनों ने करवाया। और अमरावती कला का विकास भी सातवाहनों ने करवाया। तो यहां से क्वेश्चन मोस्टली क्या बन सकता है कि एलोरा और अजंता की गुफाएं किसने बनवाई, किस वंश में बनी? उसके बाद कार्ले का चैत्य किस वंश में बना? अमरावती कला का विकास किसके काल में हुआ है? तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? ये तो हमारा पैरेलली चल ही रहा था। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ मौर्योत्तर काल में वो क्या हुआ? वो विदेशों से जो यूनानी आक्रमण हुआ वो भी क्या है? इस हमारे कालखंड की, इस इतिहास के पार्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो देखिए विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे हमारे? सबसे पहले जो आक्रमणकारी आए वो कहां से आए? इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी जो आक्रमणकारी थे मध्य एशिया से आए थे ये। उसके बाद कौन आया? उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए जिनको पार्थियन कहते थे, और फिर आए कुषाण। इसमें जो ये इंडो ग्रीक है और कुषाण है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी देखेंगे हम सभी को थोड़ी थोड़ी सी डिटेल। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या, हिंदू यूनानी या फिर इंडो ग्रीक। मैंने आपको बताया मौर्योत्तर काल की सबसे प्रमुख घटना क्या थी? भारत पर यूनानी आक्रमण। सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? बैक्ट्रिया का शासक डेमेट्रियस प्रथम, इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। इसीलिए इनको क्या है? इनको बैक्ट्रिया यूनानी भी कहते हैं और हिंद यूनानी भी कहते हैं, दोनों नाम से इनको जाना जाता है। अब इन्होंने आक्रमण क्यों किया? इनके आक्रमण करने का कारण क्या था? जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर, जब वो यहां से चला गया तो वो अपने क्या यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़ गया था जिनके हाथ में उसने शासन दिया। तो वो शासन हल्के हल्के कमजोर पड़ने लगा। तो जब कमजोर पड़ने लगती है कोई भी शासन व्यवस्था तो क्या होता है? बाहरी आक्रमण उस पर होने लगते हैं। और जो शक थे उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, यानी वो अंदरूनी यहाँ पर क्या हो रही थी? लड़ाइयां हो रही थी। जो सेल्यूकस निकेटर के जो भी राजा छोड़े हुए थे उनकी शक्तियां क्या हो रही थी? कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? हिंद यूनानियों ने क्या किया? यहाँ पर आक्रमण किया। और क्या रीजन था? जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया में क्या हो रहा था वहां पर? एक तरह से उस राज्य में बहुत ज्यादा जो गृह युद्ध की कंडीशन कहते हैं वैसी कंडीशंस बन रही थी। तो वहां से लोग क्या कर रहे थे? वहां से अपना वो मूव कर रहे थे। जो राजा थे वो वहां से किधर आ गए? इंडिया की तरफ उन्होंने आक्रमण करके यहाँ का जो एरिया था उसको हथियाने की कोशिश की। चलिए, बैक्टीरिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूकेटाइड्स भी क्या हुआ? उसने भी भारत पर आक्रमण किया। तो भारत में क्या हुआ? दो कुल आ गए। एक तो कौन आ गए? यूकेटाइड्स। और एक कौन थे हमारे? डेमेट्रियस प्रथम। इन दोनों ने क्या किया?
भारत पर आक्रमण किया और 2 कुलों की स्थापना की। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है दोनों में क्या है कि इनके जो राजा थे कौन कौन से, मिनांडर राजा जो इनका सबसे प्रमुख राजा था, सबसे जो मेन जिसके बारे में इतिहास में लिखा गया है या जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो कौन था, मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा गया है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसने यहाँ पर आने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। तो यह मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण शासक है किसका, यूनानी आक्रमणकारियों का। इसने क्या किया, इसने गंगा यमुना के दोआब पर आक्रमण किया और सिकंदर से भी बड़े क्षेत्र को जीत लिया। आप जानते हैं कि सिकंदर इधर हमारे उत्तर भारत तक नहीं आ पाया था, तो इसने क्या किया, गंगा यमुना का जो हमारा दोआब का क्षेत्र है उसमें बहुत बड़े क्षेत्र को इसने जीत लिया। बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर इसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म क्यों अपनाया इसने। बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनसे प्रभावित होकर इसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और क्या किया, मिलिंद पहो ग्रंथ की रचना है की गई, जिसमें क्या है, जिसमें मिलिंद और नागसेन के मध्य हुए वार्तालाप को संकलित किया गया। यानी पहले क्या होता था कि ये जो बौद्ध भिक्षु होते थे ये जगह जगह जाते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, लोगों से मोस्टली क्या है धर्म का प्रचार, क्या कि आपसे क्या करेंगे, आके बैठेंगे, राजा से वार्तालाप करेंगे, ज्ञानी मनुष्यों से वार्तालाप करेंगे, जिसे एक तरह से कहते हैं शास्त्रार्थ कहते हैं। और उसमें ये अपने व्यूज बताएंगे, सामने वाला अपने बताएगा। फिर क्या होता है कि सामने वाला जो भी, जिसका भी विजन ज्यादा क्लियर होता है तो दूसरा बंदा उससे प्रभावित हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुई उसको किस में लिखा गया, मिलिंद पहो ग्रंथ में लिखा गया है। फिर दूसरा इसका शासक कौन सा था जो महत्वपूर्ण था, एंटियाल किड्स, यह यूक्रेटाइड वंश का था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने शुंग शासक भाद्रपद के विदिशा दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा। और क्या महत्वपूर्ण कार्य किया इसने, हेलियोडोरस जो था, जो राजदूत आया था, उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा में क्या करवाया, गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया। हेलियोडोरस जो था, जिस जो राजदूत था जिसको विदिशा के दरबार में भेजा गया था, उसने यहां पर आके क्या किया, भागवत धर्म अपना लिया और विदिशा में गरुण स्तंभ की स्थापना की। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां पर शकों का आक्रमण हुआ यूनानियों के। तो यूनानियों के बाद एशिया के शकों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। इनकी 5 शाखाएं थी, एग्जाम में आ जाता है कौन कौन सी, अफगानिस्तान पंजाब शाखा, मथुरा शाखा, महाराष्ट्र या नासिक शाखा और मालवा शाखा। ये 5 शाखाएं हैं। इन पांचों शाखाओं को भी पूछ लिया जाता है, नाम भी पूछ लिया जाता है और इनमें से थोड़ी सी डिटेल भी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पंजाब शाखा में क्या महत्वपूर्ण चीज है। इस शाखा के शासक एजेली सेस ने क्या है, सिक्के बनवाए, जिन सिक्कों पे क्या था, देवी लक्ष्मी अंकित थी। यानी इसके सिक्कों पर क्या था, लक्ष्मी माता की फोटो थी। मथुरा शाखा में क्या महत्वपूर्ण बात है, ये मालवा के राजा विक्रमादित्य द्वारा भगाए गए शासक थे। मथुरा शाखा का प्रथम शासक राजुल था। मालवा के जो राजा थे विक्रमादित्य, वहां पे जो उन्होंने शक राजाओं को भगाया था वो कहां पर आके बस गए थे, वो मथुरा में आके बस गए थे। फिर आता है महाराष्ट्र शाखा। इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था। नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीन लिया था। नहपान को गौतमी पुत्र शतकर्णी। चलिए, फिर आती है हमारी कौन सी, मालवा शाखा। मालवा शाखा में रुद्रदामन सबसे प्रमुख शासक था। रुद्रदामन के विषय में जानकारी हमें संस्कृत भाषा के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। मालवा के अंतिम शासक रुद्र सिंह थ्री को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर भगा दिया था और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था, विक्रम संवत की शुरुआत की थी और व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आए हमारे कौन, शकों के बाद कौन आए, पार्थियन आए, या इनको पहलव वंश भी कहते हैं। ये कहां से आए थे, मध्य एशिया से ये लोग आए थे। पार्थियन का जो हमारा साम्राज्य का संस्थापक है वो कौन था, मित्रोडेट्स वन। और प्रथम शासक जो था वो कौन था, मायो माउस। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, मित्रोडेट्स वन था। ठीक है,
इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब प्रथम शासक जो यहाँ पर आया तो वो कौन था? माउस था, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रभावी नहीं था, उसने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर क्या नहीं किया था, पल्लव वंश की स्थापना नहीं की थी। तो पल्लव का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रोडेट्स वन। अगर एग्जाम में आता है तो आप किस पे टिक करेंगे? मिथ्रोडेट्स वन पे टिक करेंगे। उसके बाद आया हमारा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो राजवंश था वो था कुषाण राजवंश। मोस्टली क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, और यही क्या है? सबसे महत्वपूर्ण वंश है। मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सबसे महत्वपूर्ण है। पल्लवों के बाद भारतीय क्षेत्र में कुषाण आए, जिन्हें यूची और तोखरी भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? यूची भी कहते हैं और तोखरी भी कहते हैं। कुषाणों ने सर्वप्रथम बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित किया, तथा वहां से शक शासकों को भगाकर वहां पर क्या किया? इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अंत में उन्होंने क्या किया? सिंधु घाटी की तरफ और गंगा के मैदान की तरफ, यानी भारत की तरफ उन्होंने अपना मुख करा और अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक। कुषाण मध्य एशिया के यूची जाति के लोग थे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला जो कुषाण शासक था वो कौन था? कुजुल फर्डफिसस। तो सबसे पहले जो कुषाण को शासक ने भारत पर आक्रमण किया वो कौन था? कुजुल फर्डफिसस। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कनिष्क था। और उसी के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छे बनते हैं। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के बारे में देख लेते हैं क्या है। कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि 78 ईस्वी है। इस उपलक्ष्य में क्या हुआ? यहां से शक संवत का आरंभ हुआ। शक संवत किसने आरंभ की? कनिष्क ने आरंभ की। शक संवत का जो है फॉलो, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो शक संवत को ही फॉलो करती है। कब प्रारंभ हुई है? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुई। ठीक है। कनिष्क के समय में जो मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो मैंने आपको बतलाया था कि जो बौद्ध संगति हुई थी चौथी कश्मीर में, वो किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। वही कनिष्क है। तो क्या है? कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और इसी बौद्ध संगति में मैंने आपको बतलाया था हीनयान और महायान शाखाओं में बट गए थे। तो जो हमारा कनिष्क था वो कौन सी शाखा का था? वो महायान शाखा का था। कनिष्क के समय में मथुरा कला एवं गांधार कला का जन्म हुआ। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, जिसे अब पेशावर कहते हैं। और कनिष्क जो है हमारा, मैंने आपको बतलाया, महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कनिष्क के जो दरबार था उसमें कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे, जहां यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि ये किसके दरबार में थे या कनिष्क के दरबार में इनमें से कौन सा विद्वान उपस्थित था। तो कनिष्क के दरबार में देखिए कौन कौन थे? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। ये सब किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। ये पांचों आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उसके बाद क्या है? कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? वाशिष्ठ, हुविष्ठ एवं वासुदेव। वासुदेव क्या है? कनिष्क काल का अंतिम शासक था। यहाँ पर जो हमारा कुषाण वंश था वो भी क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो मौर्योत्तर काल में जितने भी हमारे गुप्त काल से पहले जितने भी शासक हुए, जितने भी वंश हुए, जो भी आक्रमण हुए, वो सब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बतला दिए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं पॉइंट्स में से बन जाएगा। देखिए बताने को मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पूरी बुक्स मोटी मोटी भरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास समय कम है और हमको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, जिससे क्या हो, कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स हम पा सकें। तो आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। यहां से बाहर मौर्योत्तर काल में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।